चाहिए। अवैध निर्माण अगर किसी सांसद का हुआ है तो उसको भी तोड़ना चाहिए। अवैध निर्माण अगर किसी विधायक का हुआ है तो उसको भी तोड़ना चाहिए। तब जाके ये कहा जाएगा कि सरकार एक नज़र से सबको देख रही है, यानी वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? नमस्कार। हाँ। देखिए, आज हमारे फोटो आवे, आज उस शख्सियत से मुलाकात हुआ जो पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस के, मोहम्मद जहरुद्दीन। आज इनका बर्थडे भी है 26 जनवरी को, और साथ में साथ आज गणतंत्र दिवस है। इस बारे में इनसे पूछा जाएगा कि आज बर्थडे के दिन पे इनका केक क्यों नहीं काटा गया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और असगर भाई और आप लोग मीडिया में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को, बेहतरीन चीज़ों को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। और रही बात, तो गणतंत्र सबसे बड़ा त्यौहार है। गणतंत्र दिवस की सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं अपने देशवासियों को। और रही बात ये कि केक क्यों नहीं काटा गया, तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी केक काट कर अपना जन्मदिवस सेलिब्रेट नहीं किया हूँ। इसलिए नहीं किया हूँ कि इस देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि हमारा जन्मदिन कब है। तो मैं उन बच्चों को अपना ये दिवस समर्पित करता हूँ, और गणतंत्र में उनको याद करते हुए मुझे नहीं लगता है कि मैं अब अपना केक काटूँ और वो तमाम बच्चे जो हैं, जो जिन्हें मालूम भी नहीं है कि उनके माता पिता कौन हैं, उनका जन्म कब है, और वो शायद अपने जीवन में कभी केक न काट पाते हों, तो एक अच्छा नहीं लगता है। बाकी सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं, सभी बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं। और सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, और हमारे में तो यह है कि जिस दिन जन्म हो उस दिन रोज़ा रखना चाहिए। बहुत बड़ा। तो आप रखे हैं कि नहीं? नहीं, रोज़ा तो मैं नहीं रह पाया हूँ, मैं झूठ कभी नहीं रहे हैं कि बोलूँगा। नहीं? हाँ, रहा हूँ, और ख़ास तौर पे अपने बच्चे के पैदाइश के दिन एक दो बार ज़रूर रहा हूँ, और अपने में मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 से या 2 बार रहा हूँ। लेकिन रखना मतलब बच्चे चाहिए। की पैदाइश पे हमारे रहे हैं, नबी की बच्चे के सुन्नत लिए ये है कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं, दिन साल में हम एक बार मनाते हैं, लेकिन उनका तरीका ये था कि जिस दिन वो पैदा हुए थे वो तकरीबन सोमवार का दिन था, तो वो सोमवार के दिन, हफ्ते में हर सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे। फिलहाल आपको जैसे लगे वैसे मनाइए। हमारा चूँकि कॉलेज के टाइम से ही आप हमारे साथ ही रहे हैं, आपने कभी भी देखा है, आप भी हमारे साथ पढ़े हैं कि हम लोगों ने कभी केक काट कर सेलिब्रेशन नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको गलत कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि उन बच्चों के बारे में हम सोचें जो बच्चे अपने जीवन में जिन्हें मालूम ही नहीं है उनके माता पिता कौन है, वो उनका जन्म कब है, तो उनको याद करते हुए मुझे ये सेलिब्रेशन ठीक नहीं लगता है केक काट कर। देखिए, इसी के साथ साथ ये आज अपोलो मेडिकल के संचालक हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अंसारी साहब, और इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि आजकल ये डॉक्टरी छोड़ के देख रहे हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। ये सोशल मीडिया क्या है, इसके बारे में ये जानकारी देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन भाई आपका कि हमें बोलने का मौका दिए, और इतनी दूर से आप चल के आए हैं। मैं आपका अपने मेडिकल पे स्वागत करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप भी सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं। आपका जो काम है सुन करें, तो ये सबसे आसान तरीका ये है नौजवानों के लिए कि पैसा कमाए, उसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया से जुड़े, उस पर अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो आप जो है अच्छा फेम कमा सकते हैं। इसी के साथ ये हमारे हंगामा टाइम्स के पत्रकार हैं असगर अली, और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और ये गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम युवाओं को आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके दर्शक जहाँ से भी सुन रहे हैं, मैं आज के दिन, आज चूँकि गणतंत्र दिवस का पर्व है और ये राष्ट्रीय पर्व है। देश के अंदर 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर।
ये ऐसा पर्व है जो हर धर्म हर संप्रदाय के लोग इसको मनाते हैं, और जो किसी धर्म को नहीं मानते भारत के नागरिक हैं वो भी खुशी से मनाते हैं। तो मैं इनके चैनल के माध्यम से आप सभी को 77वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और चूँकि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ, और ये वो संविधान है जो आज़ादी से पहले हमारे देश के जो बुज़ुर्ग लोग थे वो सपना देखते थे कि हमारा मुल्क आज़ाद हो और उसके बाद से हमारे देश का अपना कायदा कानून हो। तो आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, और 9 दिसंबर 1946 के दिन बाकायदे संविधान सभा ने पहली बैठक भी किया। उसके बाद दूसरी 11 दिसंबर को हुआ, 40 का दिन था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, मेन प्रोफार्मा बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और उनके मार्गदर्शन में लगभग 290 के आसपास लोगों ने मिलकर दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, लिखित संविधान भारत को बनाकर 26 नवंबर 1949 को देश को सौंप दिया था। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। आज हम सब हमारे ऊपर भारत का अपना कानून नाफिज है, और ये वो कानून है, जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता समानता की बात किया है। आप देखें 14, 15, 16, 17, 14 में हम सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 में किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, नस्ल, वंश, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये कतई कोई भेदभाव नहीं करेगा, और ऐसा जो करता है तो कानून में उसे दंड का प्रावधान है। 16 में आप सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार है। 17 के तहत आप देखें तो छुआछूत की मनाही है। अनुच्छेद 18 के तहत अगर आप देखें मौलिक कर्तव्य के, तो 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अगर उस दौर में राय बहादुर, खान बहादुर का लक़ब लोग करते थे, बहुत सारे लोग अब उस लक़ब को लगाते थे जिससे असमानता फैले। तो ये हमारा संविधान है। और स्वतंत्रता में आप देखिए 1901 के अंतर्गत हम लोगों को बोलने की आज़ादी है, जो हम सभी युवा विचार व्यक्त कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं। तो ये आज़ादी है, और ये संविधान की देन है कि हम लोग यहाँ पर आकर बोल रहे हैं। बाबा साहब ने हमें ये संविधान में दिया है। इसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक देखें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है बहुत ही बेहतरीन संविधान है। इसकी इज्जत करें, जितना हो सके इस पे फॉलो करें। आज हमारे युवा को अधिकार पता नहीं है, जो मौलिक अधिकार हैं, और हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो भी उन तक नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अभाव रहता है और कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जिसमें संविधान में प्रावधान भी है और दंडित किए जाते हैं। तो आप सब संविधान से प्रेम करें और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एहसान मानें कि इस भारत को हमें बेहतरीन संविधान दिया, जिसके अनुरूप हम शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। हमारे साथ ये युवा समाज सेवी कहिए, राजनीतिक कहिए, क्योंकि मैं इनको समाज सेवी इसलिए मानता हूँ कि कोरोना के काल में ये काफ़ी सराहनीय कार्य किए, अनगिनत लोगों की जीवन भी बचाने में ये इनका योगदान है। और राजनीति में आप देखते ही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के इस ज़िले का किला इनको कहिए। कांग्रेस पार्टी के ये वर्तमान में ज़िला यूथ के अध्यक्ष भी हैं, और काफ़ी सोशल मीडिया पर इनका हर मुद्दे पर पोस्ट आता रहता है। तो मैं इनसे आसान शब्दों में कहूँगा, जैसे भैया गांव में बहुत सारे लोग आज गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के रूप में जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इसको गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबान में बताएं। देखिए असगर भाई, सारा डिटेल आपने बता दिया। गणतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का अपना एक तंत्र हो। गण का मतलब पब्लिक, जनता, और तंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र जिस तंत्र के तहत हम अपना जीवन यापन, यहाँ व्यक्ति का व्यक्ति पर शोषण न हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उन सारे चीज़ों को लेकर, यानी जीवन जीने के लिए जो हमें ज़रूरी नियम चाहिए। जैसे आज़ादी का मतलब ये होता है कि सारे बंधनों का अभाव का मतलब आज़ादी नहीं होता है, बल्कि तमाम बंधनों को हटाते हुए उचित बंधनों के साथ जीना ही आज़ादी है। तो जो उचित बंधन होता है वही वो तंत्र होता है जिस तंत्र के तहत सारे देश अपने योजना चलाती है, अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो तंत्र हमको मिला, और वो तंत्र ऐसा तंत्र हो जो उस देश के लोगों के द्वारा वो तंत्र बनाया गया हो, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। और जो संविधान हमारा है, इस दिन चूँकि हमने इस संविधान को अपनाया है, जिसका डिटेल आपने खुद ही बता दिया एक एक करके,
तो उसी गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आज़ादी को पाने के बाद, यानी देश हमारा गुलामी की जंजीरों से बाहर आया, 1947 में हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद, आज़ादी का मकसद ये नहीं था कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से उठा के और अपने देश से निकाल दिए, भगा दिए, अब हम आज़ाद हो गए। अब आज़ाद हो गए, जहाँ मन चाहे जैसे जिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहे जैसा करे, राजा महाराजा जैसे करे, जो चाहे भेदभाव करे, जो चाहे छुआछूत फैलाए, जो चाहे अपने आप को बड़ा समझे और अपने से नीचे लोगों को छोटा समझे। तो ये आज़ादी का मतलब ये नहीं था, बल्कि आज़ादी का मकसद ही ये था कि भारत के लोगों का अपना एक संविधान हो, और जिस दिन इस संविधान को अपनाया गया उसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज़ादी मिली 1947 को, लेकिन 1947 के बाद 1950 तक हमको लग गया अपना संविधान बनाने में, और 26 जनवरी 1950 को इस देश ने संविधान के रूप में एक संविधान को अपना लिया, और उस संविधान के बाद से हम अपना काम, अपना जीवन आज तक बढ़ाते चल रहे हैं। और वक्त वक्त पर, जैसा कि चूँकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र है, लोगों के चुने गए प्रतिनिधि उस संविधान में समय समय पर अपने ज़रूरत के हिसाब से जो मूल स्ट्रक्चर है उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों में, नियम कानून में परिवर्तन लाते रहते हैं। तो सलाउद्दीन भाई अभी इम्तियाज भाई से सवाल कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे आप आ गए हैं। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का, और किसी भी गणतंत्र के अंदर, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पर आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। अच्छा भैया, एक सवाल और है। जैसे हम लोगों ने अंग्रेज़ों की ये जो व्यवस्था थी, उनका रूल था, तो इस पर चर्चा किया, तो उसकी एक पॉलिसी जो पहले थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति, क्या आज अपने राष्ट्र में जस्टिस को मेंटेन रखना है, इंसाफ के पल्ला जो होता है ना, उसका तराजू, उसको बराबर रखना है। और जब सरकारें ही अपने नीचे के लोगों पर, यानी उस राष्ट्र की जनता के अंदर भेदभाव करना शुरू कर दे कि कपड़ा देखकर पहचानो कि ये किस गिरोह के लोग हैं, चाहे उनका भाषा देखकर। अब अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के या कहाँ के जो थे, उसे चीनी कह के उसका लिंचिंग कर दिया गया, उसे मार दिया गया। हमारा जो देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के फिजिकल लोग, मतलब चेहरे से भी अलग आपको मिलेंगे, भाषा से भी अलग मिलेंगे, खान पान से अलग मिलेंगे। अब किसी को कहिए कि उसके फ्रिज में अगर मीट वो खा रहा है तो कहिए कि उसके फ्रिज में गौमांस रखा है, उसको जाके मार दीजिए, लिंचिंग कर दीजिए। कोई कहीं जा रहा है तो उसकी दाढ़ी टोपी देखकर उसका लिंचिंग कर दीजिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक डिवाइड एंड रूल का फार्मूला और अंग्रेजियत माना जाएगा। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि आज आज़ादी के 77-78 वर्ष होने वाले हैं, और जिस वक्त अंग्रेज़ों ने भारत को सौंपा था उस वक्त भी सामाजिक भेदभाव थे, छुआछूत था, और आज भी अगर इस तरह से दिख रहा है तो ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है, लेकिन ये भी है कि सुधार बहुत चीज़ों में हुआ है। अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। आज ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादातर ऑफिस में जाएंगे, चाहे कहीं भी जाइए, तो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की संख्या बढ़ रही है, ख़राब लोगों की संख्या कम है। लेकिन जैसे एक पूरे सॉफ्टवेयर को ख़राब होने के लिए एक छोटे से वायरस की ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें भी हैं। हमारे देश में बहुत हद तक छुआछूत कम हो गया है, और कुछ चीज़ें हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ अराजक तत्वों को मौका दे दिया जाता है, छूट दे दिया जाता है कि ऐसा माहौल बनेगा तो ये हमारे फ़ायदे में, वो नुकसानदेह है। एक छोटा सा मुल्क है जिसको हम कहते हैं बहरीन। तो बहरीन ने, वहाँ 90% मुसलमानों की आबादी है, मतलब एक ख़ास कम्युनिटी, एक ख़ास समुदाय के, एक ख़ास धर्म के लोगों की आबादी है। बहरीन ने एक कानून पास किया है कि वहाँ कोई भी किसी के भी धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है और नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। जो कानून लगाने के बाद 90% आबादी वहाँ मुसलमानों की है, बाकी 10% में बाहरी मुल्क के जितने लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो रहते हैं। लेकिन आपको एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वहाँ कोई किसी दूसरे के धर्म को ऊंच नीच या अनाप शनाप बोलता हो। मैं कहता हूँ कि इंडिया में ऐसा कानून क्यों नहीं आ जाता है? इंडिया में कानून ऐसा आ जाए कि कोई किसी के धर्म को बुरा भला नहीं कहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं, धर्म धारण करने की चीज़ है, और किसी भी धर्म के आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, उसकी संदेश अगर सही है, सिद्धांत सही है, तो आप उसको भी फॉलो करें।
वो उनका जो अपना सिद्धांत है वो अपना सिद्धांत अपना समझे, जिसका भी अलग अलग धर्म का है। शासक के रूप में, जैसे अगर आप हुकूमत कर रहे हैं, अगर आप शासन तंत्र में हैं, तो आप किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। बहरीन ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। और इसके साथ ही साथ आज देख लीजिए, खुले मंचों से अनाप शनाप बोला जाता है। आज जो यूजीसी का विरोध हो रहा है, आप सोचिए कि अगर यूजीसी ऐसा नियम लाया होता है कि किसी भी कैंपस में किसी के खिलाफ भी अगर जाति तौर पर या भाषा के तौर पर या धार्मिक तौर पर भेदभाव किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आप बताइए, क्या आज कुछ लोग समर्थन या कुछ लोग उसके विरोध में उतरते हैं? उसमें सब शामिल होते हैं, जो हमारे देश का संविधान कहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर स्वर्ण में आता हूँ, सामान्य में आता हूँ, तो आप अगर कोई है तो आप उसकी जाति को संबोधित करते हुए उसे अनाप शनाप कहेंगे, तो ये भी जातिगत भेदभाव है। अगर कोई पिछड़ी में आता है, अब जैसे इस पूरे यूजीसी का सबसे बड़ा जो कमी नुकसान ये है कि मान लीजिए एक स्वर्ण स्टूडेंट है, उस स्वर्ण स्टूडेंट के खिलाफ अगर वो किसी के खिलाफ करता है, ओबीसी या किसी के खिलाफ जातिगत चीज़ों को लेकर भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो ओबीसी किसी एससी एसटी के साथ करता है तो क्या होगा? ये गाइडलाइन उसमें स्पष्ट होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत ये होना चाहिए कि आप सबको रखिए कि कोई, जो भारत का संविधान कहता है कि जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, वो भी भारत का नागरिक। लेकिन जब सरकार ही भेदभाव करती है तो हम तो खुश हो जाते हैं कि भैया चलो ठीक कर रहा है, तो ठीक कर रहा है। तो उस वक्त देखिए, जब तक हम खुद अपने अंतरात्मा से देश के जिम्मेदार नागरिक बन के हर गलत काम का विरोध नहीं करेंगे, तब तक तो देश सही पटरी पे नहीं भैया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर लिख रहे हैं कि मैं समर्थन में हूँ किस चीज़ की? ये यूजीसी की पोस्ट मैं देख रहा हूँ। और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उच्च लेवल की सोच रखते हैं, आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं? भैया, इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना। तो आज जो लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो बताए किसके खिलाफ बोल रहे हैं? किसी भी हाल में कोई शासक देश नहीं हो सकता। हुकूमतें आती हैं, अटल जी कहते थे कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, यह देश रहना चाहिए। देश का संविधान, देश का कानून, देश का आईन रहना चाहिए। और देश का कानून तो बहुत पहले कह दिया था कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब धर्म देख करके दो तरह का कानून बना दिया जाता है कि अगर इनका घर अवैध है तो तोड़ देंगे, लेकिन ये हमारे वोट बैंक का घर होगा तो नहीं तोड़ेंगे, तो भेदभाव तो वहाँ होता ही है। उसके खिलाफ भी तो आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, ये गलत हो रहा है। हर जगह जो गलत हो रहा है, जहाँ भेदभाव उत्पन्न हो, वहाँ हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हम, जैसे वो एक शायर ने कहा है कि मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या राह दिखाएंगे मुझको जिन्हें खुद का पता नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब कि हम तो खुद भटक रहे हैं, भेदभाव के हम खुद शिकार हैं। कहीं भी जाते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, और आज बड़े आसानी से सारे लोग इसको खामोशी से इख्तियार कर लिए हैं, सब लोग देख रहे हैं, इख्तियार कर लिए हैं। तो पहले तो हम अपने भेदभाव से लड़ने ना, बाद में किसके साथ भेदभाव हो रहा है उस पर बात किया जाएगा। हम लोग कमज़ोर तबके से हैं और कहा जाता है कि जो भी कमज़ोर तबका हो, कमज़ोर समाज हो, कमज़ोर लोग हो, जब वो पढ़ लिख कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाती है तो उनका अगर शोषण हो भी रहा है तो ख़त्म हो जाती है। गौतम बुद्ध जी का हमें एक विचार याद आ रहा है, उन्होंने कहा था अज्ञानता ही समाज में डर और भय पैदा करता है। बिल्कुल। तो शिक्षित बनिए, शिक्षित बनेंगे तो सब कुछ बिल्कुल साफ दिखेगी। तो आप चैनल के माध्यम से शिक्षा के लिए कुछ जागरूकता कर दे, इसलिए कि आप सामाजिक आदमी भी हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये लास्ट सवाल। वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिर्फ हमसे, इनसे और आपसे बस बात हुई है। जो एंकर है इनसे भी कुछ बातें हो जाए। ये बात सही है। अच्छा चलिए, अभी एंकर की भूमिका ऐसा है, अभी एंकर की भूमिका अभी जो है, नहीं रुके बैठिए।